हम रिएक्शन देख रहे हैं फेरस सल्फेट के साथ में। द थर्ड रिएक्शन विद फेरस सल्फेट, जो हमने कह चुके हैं या तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लें या मोलर सॉल्ट के रूप में लें, क्योंकि इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है और अगर ये एयर के कांटेक्ट में आके +3 में चेंज हो चुका होगा तो ये रिड्यूसिंग एजेंट काम नहीं करेगा। और नेक्स्ट रिएक्शन अगेन पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब नौ स्पीडली हम ये रिएक्शन लिखेंगे K2Cr2O7। याद करें तो 4 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल लगे थे हमें और ये बना रहे थे एक सब्सटेंस K2SO4, साथ में बनाना था ये Cr2SO4 होल थ्राइस, साथ में निकले थे 4 वाटर मॉलिक्यूल और नेसेंट ऑक्सीजन कितने निकले थे 3। रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? फेरस सल्फेट के साथ में FeSO4, जिसका प्रोडक्ट में रिएक्शन में नेसेंट ऑक्सीजन होना कंपल्सरी की चीज़ है एज पर रिक्वायरमेंट। ये बनाएगा Fe2SO4 होल थ्राइस। रिएक्शन को करें तो कितने सल्फेट है? आयरन 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर भी सल्फेट पूरे नहीं पड़ रहे हैं, हमें सल्फ्यूरिक एसिड नेक्स्ट रिएक्शन में लेना ही पड़ेगा सल्फेट के लिए। और यहाँ पे ऑक्सीजन ही बैलेंस हो जाएगी क्योंकि एक जो सल्फेट है 2 और एक 3 वो उसमें आ गए और एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और नेसेंट ऑक्सीजन ये आ गया, तो ये बन गया H2O। और क्योंकि एक ही नेसेंट ऑक्सीजन यूज़ की गई है इसलिए हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब जो हमारी रिएक्शन आ जाएगी वही आ जाएगी। कैंसर क्या क्या बचा देखें। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, 3 से मल्टीप्लाई हुआ कितना हुआ? 6 FeSO4। यहाँ पे अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करूँ तो 4 और 3 7 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल। अगला K2SO4, अगला Cr2SO4 होल थ्राइस, 3 Fe2SO4 होल थ्राइस, और ये 7H2। देखिए सिर्फ प्रोडक्ट अगर हमें याद है तो हम रिएक्शन उसी टाइम बना सकते हैं, अदरवाइज ये ओवरऑल नेट रिएक्शन डायरेक्ट याद करेंगे तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है और ज़्यादा समय तक वो याद भी रहे इसके चांसेस कम है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं SO2 के साथ में जिससे बनने वाला प्रोडक्ट क्या था? सल्फ्यूरिक एसिड। रिएक्शन विद SO2, रिएक्शन पोटेशियम डाइक्रोमेट। और ये ऐसा नहीं आप देख रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट चेंज हो रहा है पर अपना बिहेवियर नहीं चेंज करना है। K2Cr2O7 with 4 molecules of sulfuric acid changes to K2SO4 plus Cr2SO4 whole thrice plus 4H2O plus 3 नेसेंट ऑक्सीजन। और यहाँ पे अगर हम रिएक्शन देखें SO2 जिससे नेसेंट ऑक्सीजन लेना कंपलसरी है और इसका बनने वाला प्रोडक्ट अगर H2SO4 होता है तो आप कंपेयर कीजिए इसके पास सिर्फ 3 ऑक्सीजन है, एक और चाहिए और 2 हाइड्रोजन में चाहिए, तो ये जो सप्लीमेंट है ये वाटर कंप्लीट कर सकता है। तो नेक्स्ट सेक्शन में क्या यूज होगी? वाटर। ये रिएक्शन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। बताइए नेट रिएक्शन क्या हुई? इसके अलावा यहाँ पर जो 3 वाटर मॉलिक्यूल है वहाँ 1 वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ 1 वाटर मॉलिक्यूल बच जाएगा और आपकी जो रिएक्शन में बचेगा वो होगा K2Cr2O7 प्लस 3SO2, 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 4H2SO4 चेंजेस टू K2SO4 Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस 3H2SO4 प्लस H2। ये हो गई इसके रिएक्शन। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक रिएक्शन ले लेते हैं इथाइल अल्कोहल की। अगर आप बात करें इसको अगर मैं ऐसे लिखती हूँ CH3CH2OH, तो ये प्रोवाइड करता है नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से निकालता है और एक अल्फा कार्बन से।
तो अगर एक हाइड्रोजन यहाँ कम हुआ तो ये CH हो गया और ये बचा O, तो वाटर मॉलिक्यूल निकलने के साथ में ये बन जाएगा CH3CHO। 2 हाइड्रोजन कहाँ से निकले, एक ऑक्सीजन से और एक अल्फा कार्बन से, और यदि फिर से इसकी नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई जाए तो ये इसमें जाके जुड़ जाएगा, बन जाएगा एसिटिक एसिड। तो जो हमने इनकी एप्लीकेशन की बात की थी तो मैंने 3 नाम लिए थे। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो रिएक्शन को यहाँ तक लेके जाता है, वो कोलेंस और सैरेट रिएजेंट जो नाम लिया था वो रिएक्शन को अल्डिहाइड तक ही लेके जाता है। तो ये वो रिएक्शन है जिनकी प्रैक्टिस करके हम सिर्फ प्रोडक्ट याद रखते हैं, बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं आप उनकी रिएक्शन बना सकते हैं, लाइक H2S के साथ में सोडियम सल्फाइड, सोडियम नाइट्राइड, हाइगो के साथ में आप हर रिएक्शन नहीं पाएंगे कि हमारे लिए सिर्फ इम्पॉर्टेंट होता है प्रोडक्ट याद रखना, और आप उस रिएक्शन को उसी वक्त भी बना सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट के रिएक्शन पेरोक्साइड के साथ। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें एक टेम्पररी ब्लू कलर आएगा, और ये ब्लू कलर आएगा क्रोमियम पेंटाऑक्साइड के कारण, और ये अनस्टेबल होता है और ये इमीडिएटली अपना कलर जो है डिसअपियर कर देगा, ब्लू कलर टेम्पररी आएगा क्योंकि ये फिर चेंज हो जाता है Cr2SO4 होल था इसमें। तो ये रिएक्शन थोड़ी डिफरेंट है। एक तो पोटेशियम डाइक्रोमेट डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, ये अपने आप को पहले आप लिखेंगे एसिड में चेंज कर देता है, क्रोमिक एसिड H2Cr2O7। प्रैक्टिकली भी यूज़फुल एसिड है, ये ग्लासवेयर को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, पहले क्रोमिक एसिड में चेंज हो जाएगा। अगली बात, इसमें एक टेम्पररी ब्लू कलर आएगा CrO5 के कारण, और जो अनस्टेबल होने के कारण टूट जाएगा और टूट के बनाएगा क्रोमियम सल्फेट। तो देखते हैं रिएक्शन। पहली स्टेप में पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 अगेन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके क्रोमिक एसिड बनाएगा। रिएक्शन बहुत सिंपल है, K2SO4 के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा K2SO4, और ये इसके साथ जुड़ के बनाएगा क्रोमिक एसिड, दैट इज H2Cr2O7 एंड दिस इज कॉल्ड क्रोमिक एसिड। मैंने कहा प्रैक्टिकली भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो क्रोमिक एसिड होता है एक ग्लास वेल्स को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब आएगा पेरोक्साइड जो टूट जाएगा, H2O2 विल डिकम्पोज इनटू H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, या नेसेंट ऑक्सीजन पेरोक्साइड प्रोवाइड कर रहा है। ये जो है क्रोमिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, H2Cr2O7 ये इस नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक तो बनाएगा ये क्रोमियम पेंटाऑक्साइड और साथ में बनाएगा वाटर। ये क्रोमियम पेंटाऑक्साइड जिस कारण ब्लू कलर आता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस किया जाता है, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, और इसके रिएक्शन यदि हम देखें तो यहाँ पर 2 क्रोमियम है, तो ओवरऑल हमें जो ऑक्सीजन लग रहे हैं वो 11 लग रहे हैं, और यहाँ पर सिर्फ 7 ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये 4, और इसे 4 नेसेंट ऑक्सीजन मिले इसलिए ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल रिएक्शन। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन को ऐड करें तो यहाँ के 4 नेसेंट ऑक्सीजन से कैंसिल, यहाँ क्रोमिक एसिड जो बना है क्रोमिक एसिड से कैंसिल हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, पहली चीज़ तो कि पेरोक्साइड नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है, दूसरा क्रोमिक एसिड जिसने वास्तव में रिएक्शन की तो नेट रिएक्शन में कैंसिल हो जाता है। तो अगर इसकी नेट रिएक्शन देखा जाए तो ये 2 चीज़ें नहीं सब दिखाई देती, तो इसकी इंडिविजुअल स्टेप पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या लिखता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्शन कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो नॉर्मली वो करता ही है, विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेरोक्साइड, जिसमें बन रहा है प्रोडक्ट के रूप में एक तो K2SO4, साथ में बन रहा है ट्वाइस CrO5 और निकल रहा है वाटर। तो ये जो CrO5 दैट इज कॉल्ड क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, ये प्रोवाइड करता है सॉल्यूशन को ब्लू कलर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्लू कलर किसे कहते हैं? अगर आप इसका शेप देखें क्रोमियम पेंटाऑक्साइड का तो कुछ ऐसा होता है, इट्स कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, और ये ब्लू कलर डिसअपियर भी हो जाता है क्योंकि ये क्रोमियम पेंटाऑक्साइड जो कि अनस्टेबल है
इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ वापस रिएक्शन करके बना देता है Cr2SO4 होल थ्राइस, टूट जाएगा ये Cr2SO4 होल थ्राइस में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं सल्फेट की बात करूँ तो 3 निकल जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। और यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो यहाँ है आपके 10 ऑक्सीजन, वहाँ पे हमने यूज़ की है 3 ऑक्सीजन, तो 7 जो है वो निकल जाएगा 7 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। पेरोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन थोड़ी अनयूजुअल है, ये डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता, ये क्रोमिक एसिड बनाता है पर आपको नेट रिएक्शन में नहीं दिखाई देगा। एनेसेंट ऑक्सीजन पेरोक्साइड दे रहा है, बनने वाला कलर जो है ब्लू होता है, वो टेम्परेरी होता है CrO4 के कारण, क्योंकि CrO5 टूट कर बना देता है क्रोमियम सल्फेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का टेस्ट ये बेसिकली 3 स्टेप में होता है, जिसमें पहला स्टेप जो है वो कहलाता है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड एक कंपाउंड है जिसका जिक्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की टार्ड रिएक्शन में भी होता है, जिसे बेंजल्डिहाइड के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CrO2Cl2। इसकी होती है ऑरेंज रेड कलर की वेपर। सबसे पहले इसे बनाया जाता है और इसका बनना भी कंफर्म करता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है। आपका जो टेस्टिंग रिएजेंट है जिसमें आप कंफर्म करना चाहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट है कि नहीं, इसे मिलाया जाता है NaCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑब्वियस प्रोडक्ट के रूप में मेन सब्सटेंस तो क्रोमाइल क्लोराइड बनता है CrO2Cl2, जिसकी निकलती ऑरेंज येलो वेपर्स। और ये जो ऑरेंज येलो वेपर्स हैं ये कंफर्म करती हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट है। रिएक्शन बैलेंस करें, 2 क्रोमियम है, यहाँ पर क्लोरीन 4 है, 4 से मल्टीप्लाई। ये सल्फेट आयन है, यहाँ पर सोडियम बायसल्फाइड और पोटेशियम बायसल्फाइड बनाते दिखता है। तो एक तो बनेगा पोटेशियम बायसल्फाइड KHSO4, साथ बनेगा सोडियम बायसल्फाइड NaHSO4। और जैसे कि हम 6 वाटर हाइड्रोजन एटम यूज़ कर चुके हैं, ये नोटिस करना है। और सल्फेट यहाँ पे हम ले रहे हैं 6, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 से मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि 6 सल्फेट आए हैं वहाँ पर, 4 और 2। और हाइड्रोजन जो है 12 है, 12 में से 6 ऑलरेडी यूज़ हो चुकी हैं, तो बची 3 और 3 बचे हैं ऑक्सीजन, 2 एक बनाएंगे वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले ऑरेंज येलो कलर की वेपर्स जो है वो पोटेशियम क्रोमेट का होना कंफर्म करती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट के टेस्ट जिसे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहते हैं। इससे बनने वाला सब्सटेंस है क्रोमाइल क्लोराइड, दैट इज कॉल्ड CrO2Cl2। इसका नाम है क्रोमाइल क्लोराइड, इसके ऑरेंज येलो वेपर्स रहते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस क्लोराइड के अलावा आप कोई भी और क्लोराइड ले सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप सोडियम क्लोराइड लें, बट वी कैन नॉट यूज किसके क्लोराइड यूज़ नहीं कर सकते। सिल्वर आयन ये टेस्ट नहीं देगी अगर सिल्वर का क्लोराइड यूज़ किया गया। मर्क्यूरी क्लोराइड यूज़ किया तो आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। लेड आयन यूज़ किया है तो टेस्ट नहीं मिलेगा। टिन आयन यूज़ किया है तो टेस्ट नहीं मिलेगा। इन आयन्स के क्लोराइड इस टेस्ट के लिए यूज़ नहीं किए जा सकते। हम सोडियम क्लोराइड ले कंपल्सरी नहीं, आसानी से अवेलेबल होता है, हमने इसको यूज़ कर लिया, पर हमेशा सोडियम क्लोराइड ले ज़रूरत नहीं होती। सोडियम क्लोराइड के अलावा आप सिल्वर, मर्क्यूरी, लेड और टिन के क्लोराइड भी इस प्रोसीजर के लिए यूज़ कर सकते हैं। वी कैन नॉट यूज़ दिस क्लोराइड फॉर दिस टेस्ट। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जैसे बनी ऑरेंज येलो कलर की वेपर्स। सेकेंड स्टेप में आते हैं। इस सेकेंड स्टेप में हम इसकी रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड की करेंगे NaOH के साथ में। तो जब NaOH के साथ में ये क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्शन करता है, दैट इज CrO2Cl2, तो हम देखते हैं एक तो बन जाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्रोमेट, क्रोमेट आयन CrO4 2 नेगेटिव, तो सोडियम क्रोमेट Na2CrO4।
2 बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। और हम चेक करें तो यहाँ कितने हैं, 4 हाइड्रोजन के आटम है, और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो है कुल मिलाकर 6 में से यूज़ की जा चुकी हैं 4, बची हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट स्टेप में जो क्रोमाइल क्लोराइड की वेपर्स है वो इकट्ठी कर ली जाती है, उसे NaOH सॉल्यूशन में मिक्स किया जाता है। ऐसा करते ही सोडियम क्रोमेट बनता है, जिससे जो सॉल्यूशन है वो येलो कलर का हो जाता है, ये बन जाएगा येलो सॉल्यूशन। नाउ लास्ट स्टेप कंफर्मेशन और थर्ड स्टेप, जैसे हमने बनने वाले सोडियम क्रोमेट में मिक्स कर दिया लैड एसिटेट, लैड एसिटेट मिक्स करने पे दिस द डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन लैड आयन क्रोमेट के साथ जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा PbCrO4, और सोडियम आयन एसिटेट आयन से जुड़ जाएगी, तो बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम एसिटेट। और इससे कारण जो सॉल्यूशन है उसमें आ जाएंगे येलो प्रेसिपिटेट। तो दिस इज अ टेस्ट फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसमें हम सबसे पहले सोडियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, जिससे बनेंगे ऑरेंज रेड कलर के वेपर्स, ऑरेंज येलो वेपर्स। उन्हें इकट्ठा करके हम उसमें NaOH मिलाएंगे, जिससे हमें मिलेगा एक येलो कलर का सॉल्यूशन जो सोडियम क्रोमेट के बनने के कारण बना होगा। लास्ट में डालेंगे लैड एसिटेट, और लैड एसिटेट के बनने के कारण हमें येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे लैड क्रोमेट के। बेसिकली क्रोमेट आयन जो है वो येलो कलर के लिए यहाँ पर। क्रोमाइल क्लोराइड एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है CrO2Cl2, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इटार्ड रिएक्शन में इसे प्रोटेक्टिव रिएजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। हम यहाँ पे क्लोरीन के अलावा और कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम सिल्वर, मर्क्यूरी, लेड और टिन के क्लोराइड यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज अ टेस्ट फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब आते हैं लास्ट यूजेस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट के यूजेस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पोटेशियम डाइक्रोमेट को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यूज़ करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जैसे टाइट्रेशन भी कहा जाता है। टाइट्रेशन में एक लगता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो पोटेशियम डाइक्रोमेट हो जाता है, और एक कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट जो है उसमें किसी एक की स्ट्रेंथ नोन होती है, दूसरे की स्ट्रेंथ अननोन होती है, और टाइट्रेशन की मदद से एक नोन स्ट्रेंथ के ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट को लेकर दूसरे अननोन स्ट्रेंथ के ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की नॉर्मेलिटी या मोलरिटी फाइंड आउट की जा सकती है। सपोज पोटेशियम डाइक्रोमेट की मोलरिटी आपको पता है, Ki की निकालनी है, तो हम Ki का टाइट्रेशन पोटेशियम डाइक्रोमेट से करेंगे, तो टाइट्रेशन के थ्रू हमें Ki की मोलरिटी नॉर्मेलिटी पता पड़ जाएगी, या वाइस वर्सा हमें Ki का मोलरिटी पता, नॉर्मेलिटी पता, हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट की निकालें, तो वैसे टाइट्रेशन करके Ki की मदद से पोटेशियम डाइक्रोमेट की निकाली जा सकती है। इसमें याद रखना है वी शुड नॉट यूज़ सोडियम डाइक्रोमेट। हम सोडियम डाइक्रोमेट नहीं यूज़ करते, पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ करते हैं, क्योंकि हाईली हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब इसमें पानी को एब्जॉर्ब करके टूटने की कैपेसिटी होती है। हाईली हाइग्रोस्कोपिक मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है नीचे से। सेकेंड लेबोरेटरी रिएजेंट, लैब में काफ़ी काम आता है ये लेबोरेटरी रिएजेंट। लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में काम आता है, स्पेशली एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसी भी चीज़ का ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड, इसका एक सब्सटेंस है, मैंने कहा था क्रोमिक एसिड। जैसे ग्लास वेयर्स को साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, क्लिनजिंग ऑफ ग्लास वेयर। ग्लास वेयर क्लिनजिंग में इसे यूज़ किया जाता है, और इससे काफ़ी सारे सब्सटेंस बनाए जाते हैं, जैसे क्रोम, एलम, क्रोम येलो, क्रोम रेड, इसे कई जगह यूज़ किया जाता है। इसमें मैंने कहा था क्रोमियम को इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस दिखाता है करोजन के लिए। इसके अलावा फोटोग्राफी, क्रोम टैनिंग, कैलिको प्रिंटिंग,
इसमें यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, जो हमने बात की थी, अगर किसी पर्सन ने ड्रिंक किया है कि नहीं वो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो इस मिक्सचर का जो कलर होता है वो ऑरेंज होता है। और यदि किसी पर्सन ने ड्रिंक किया हो तो उसके स्मेल में जो इथाइल अल्कोहल होता है वो ऑक्सीडाइज होके एसिटिक एसिड बना देगा और ये बना देगा Cr2SO4 होल थ्राइस। इससे कलर ऑरेंज से ग्रीन हो जाएगा और साथ में बन जाएगा एसिटिक एसिड। पर्सन ने ड्रिंक किया है कि नहीं उसे कंफर्म करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और लास्ट में हमारी जो 2 आयन्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें एक थी हमारी ऑरेंज कलर की आयन CrO4 नेगेटिव, इट इज कॉल्ड क्रोमेट आयन। इस तरह sp3 ज्योमेट्री दिखाती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मानी जाती है। अगर ये पूछा जाए कि क्रोमियम के पास कितने आइडेंटिकल बॉन्ड है तो ये कहा जाता है 4 इसलिए क्योंकि आपको दिख रहा है कि 2 डबल बॉन्ड हुए हैं और 2 सिंगल बॉन्ड हुए हैं, पर इट्स अ काइंड ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें जो कभी डबल है वो सिंगल हो जाएगा, जो सिंगल है वो डबल हो जाएगा। मतलब बेसिकली दिख ये रहा है कि 2 पाई बॉन्ड हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड है, मगर ये सबके सब पार्शली डबल बॉन्ड होते हैं। एंड सेम थिंग अगर हम बात करें डाइक्रोमेट आयन की, जो ऑरेंज कलर की होती है Cr2O7 2 नेगेटिव, इसमें 2 सेंटर क्रोमियम है, यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर है, 2 हो गए। बचे हमारे ऑक्सीजन्स की बात करें तो ये हम डबल बॉन्ड O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये बचा सिंगल। ये हो गए हमारे कुल मिला के 7 ऑक्सीजन। और ये एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि क्रोमियम के पास कितने आइडेंटिकल बॉन्ड होते हैं। इन्हें आइडेंटिकल नहीं करेंगे क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करते, ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे, ये तीनों पार्टिसिपेट करेंगे और इनमें चेंजेस के कारण हम कहेंगे 6 आइडेंटिकल CO बॉन्ड होते हैं, CRO बॉन्ड होते हैं इसके पास। तो ये हमारे डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर। डाइक्रोमेट आयन जो कि ऑरेंज कलर की होती है और क्रोमेट आयन जो कि येलो कलर की होती है।